हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स IGAS 10 जो कि CFR का गवर्नमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, सेक्शन E। इसका पहले का जो लेक्चर था वो हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर अप कर लिया था। एक तो IGAS बचा हुआ है एंड IGFRS रिमेनिंग है। सो अभी हम उसको कंप्लीट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट IGAS 10 दैट इज पब्लिक डेब्ट एंड अदर लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ओके, IGAS 10 क्या बोलता है फ्रेंड्स? पब्लिक डेब्ट एंड अदर लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। ओके, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पब्लिक डेब्ट क्या है, अदर लायबिलिटीज क्या है, एंड फिर तो हमको पता चलेगा ना कि हम लोग उसका डिस्क्लोजर कैसे करेंगे। ओके, सो व्हाट इज पब्लिक डेब्ट? पब्लिक डेब्ट होता है आपका गवर्नमेंट का इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डेब्ट। ओके, दोनों को मिला के हम लोग बोलेंगे पब्लिक डेब्ट। एंड अदर लायबिलिटीज क्या है? अदर लायबिलिटीज है आपके पब्लिक अकाउंट्स का जो नेट ऑफ होता है, ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स जाने के बाद जो बचता है अगर कुछ लायबिलिटीज, दैट इज आवर अदर लायबिलिटीज। ओके, अब आप बोलेंगे मैम इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेब्ट क्या होता है? तो ये जानने के लिए आप पहले आइए, थोड़ा सा पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पढ़ा था ना, वो ये वाले IGAS से एकदम से रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ, देन हम लोग यहाँ पे आएंगे। ओके, देखिए कंसोलिडेटेड फंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? हम लोगों ने पढ़ा था all revenues received by the government by way of tax like income tax, central excise, custom and other receipt flowing to the government in connection with the conduct of government business, that is non tax revenues are credited into the consolidated fund। ठीक है, गवर्नमेंट का जितना भी इनकम होता है वह वेदर वो टैक्स से हो या फिर नॉन टैक्सेबल इनकम हो, नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू हो, जो भी हो गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। अदर देन दैट all loans raised by the government by issue of public notification। गवर्नमेंट जितना भी लोन रेज करता है लाइक पब्लिक नोटिफिकेशन से, ट्रेजरी बिल से, ये दोनों क्या हुआ? इंटरनल डेब्ट। ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना इंटरनल डेब्ट, इसको बोलते हैं इंटरनल डेब्ट। ओके, एंड लोन्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो बाहर से लोन लाता है फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, ओके, वो सारे लोन को क्या बोला? एक्सटर्नल डेब्ट। सो दीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेब्ट को बोला गया पब्लिक डेब्ट। ओके, आर क्रेडिटेड इनटू दिस फंड, जितने भी लोन आते हैं वो हम कंसोलिडेटेड फंड में क्रेडिट करते हैं। ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज इनकर्ड फ्रॉम दिस फंड एंड नो अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द फंड विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द थ्री फंड्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। जितना भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है सारा कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, मोटा मोटी टैक्स से हो, नॉन टैक्स से हो। ओके, जितना भी हम लोग लोन लेते हैं, ओके, वो कहाँ जाता है? मेनली कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। एंड हम लोग कंसोलिडेटेड फंड का जो पैसा है वो विदाउट पार्लियामेंट के परमिशन से हम लोग खर्चा नहीं कर सकते। ये हम लोगों ने कंसोलिडेटेड फंड में पढ़ा था। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ IGAS 10 पढ़ते टाइम, वो देखिए। IGAS 10 क्या बोलता है गाइस? इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 292 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड टू बोरोइंग्स ओपन सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विद इन सच लिमिट if any as may from time to time be fixed by the parliament by law। आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए सिमिलर प्रोविजन। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो सिक्योरिटी है उसके बेसिस पे अगर गवर्नमेंट चाहे तो लोन ले सकता है। ओके, टाइम टू टाइम लोन ले सकता है, लेकिन कितना लोन लेगा, कितना अमाउंट का लेगा, वो लिमिट कौन फिक्स करेगा फ्रेंड्स? पार्लियामेंट पे। हम लोगों ने देखा कंसोलिडेटेड फंड जो होता है उसके ऊपर पूरा जो कंट्रोल होता है वो पार्लियामेंट का होता है। विदाउट पार्लियामेंट परमिशन हम लोग कंसोलिडेटेड फंड के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो अगर गवर्नमेंट चाहे, बेसिकली क्या होता है, अगर केस का शॉर्टेज हो जाए, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड में गवर्नमेंट के पास, तब वो क्या करता है? सिक्योरिटी के बेसिस पे वो क्या करता है? लोन ले लेता है। ओके, तो लोन लेने के लिए तो वैसे कोई नहीं देगा ना। अगर हम फॉरेन से भी लोन लेना चाहते हैं तो वी मस्ट हैव सम सिक्योरिटी अगेंस्ट दैट। हमारे पास कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके बेसिस पे ही हमको लोन मिलेगा ना। सो वो वही बोला है, सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विद इन सच लिमिट, अगर कुछ लिमिट इफ एनी, अगर कुछ फिक्स किया है पार्लियामेंट, तो उस लिमिट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं। कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकता है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 292। ओके, ये आर्टिकल परमिशन दे रहा है कि हम लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लोन रेज कर सकता है। ओके, वैसे ही आर्टिकल 293 किसको परमिशन दे रहा है गाइज? स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन दे रहा है। ओके, तो 292 दे रहा है सेंटर को, 293 दे रहा है स्टेट को। एंड बोला जो आर्टिकल सेक्शन 47A है
ओके, ऑल्सो प्रोवाइड्स बोरोइंग अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू यूटी विथ लेजिस्लेचर, ठीक है, यूटी विथ लेजिस्लेचर को कंसर्न आर्टिकल जो है वो परमिशन दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे 3 चीज आपको बोला गया, आप लिख सकते हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी विथ लेजिस्लेचर लोन ले सकते हैं। व्हाट इज द लोन? दैट इज पब्लिक डेप्ट एंड अदर लाइबिलिटीज ले सकते हैं। पब्लिक डेप्ट इंक्लूड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेप्ट एंड अदर लाइबिलिटीज, मतलब पब्लिक अकाउंट्स का जो नेट लाइबिलिटी होता है ओके, वो लोग ले सकते हैं विथ रिगार्ड्स टू आर्टिकल 292, 293 एंड ये जो रूल्स दिया है आपको, ठीक है, इसके रिगार्डिंग वो लोग ले सकते हैं, ये पावर देता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ में आया IGS 10 का। उसके बाद देखो ऑब्जेक्टिव बोला, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर गवर्नमेंट लोन रेज कर सकता है, लाइबिलिटी क्रिएट कर सकता है, दैट मीन्स उसको वो डिस्क्लोज करेगा, यूनियन गवर्नमेंट भी करेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी करेगा एंड यूटी विथ लेजिस्लेचर भी करेगा। क्यों करेगा? सो दैट जो डेप्ट लिया है उसका क्या हो, आइडेंटिफिकेशन हो सके, प्रॉपरली मेजरमेंट हो एंड डिस्क्लोजर हो। नॉर्मल सी बात है, वही दिया है। To lay down the principles for identification, measurement and disclosure of public debt and other obligation of union, state and UT with legislature in their respective financial statement. Okay, जो भी लोन वगैरह है उसका क्या हो सके फ्रेंड्स, प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन हो सके, मेजरमेंट हो सके एंड डिस्क्लोजर हो सके। क्लियर है? इट एंश्योर्स कंसिस्टेंसी विद द इंटरनल प्रैक्टिस फॉर अकाउंटिंग ऑफ पब्लिक डेप्ट इन ऑर्डर टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। इसको आप पूरा ना लिख के लिख सकते हो, स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट के लिए क्या करेगा, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो डिस्क्लोजर है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर्स। ओके, आप ये चीज़ भी लिख सकते हो। उसके बाद देखो स्कोप, मैंने हमेशा स्कोप पे आपको एक चीज़ बताया है गाइस, दैट इज तक ये स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्लाई नहीं हो जाता कम्प्लीटली, तब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ओके, दैट इज द कॉमन पॉइंट आपको लिखना है। उसके बाद लिखा गया है दैट इट शुड बी अप्लाइड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन, स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट विद लेजिस्लेचर। क्लियर है? ये चीज़ कॉमन है। इसके बाद लिखना है IGS shall also cover other obligation as defined in paragraph 4 of this standard relating to definition. IGS shall not include its in ambit guarantees and other contingent liabilities and non-binding assurance. इसमें जो स्कोप है मतलब क्या, उसका दायरा कितना है। ओके, इसका जो रेडियस है कितना दूर तक एप्लीकेबल है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट विथ लेजिस्लेचर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में IGS 10 को अप्लाई करेंगे। जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में IGS 10 कम्प्लीटली अप्लाई नहीं हो जाता तब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कंप्लीट नहीं मानेंगे। एंड द थर्ड वन इज, क्योंकि गारंटी इज गिवन बाय गवर्नमेंट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट IGS 1 में कवर्ड हो गया है, तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे IGS 10 से वो एक्सक्लूड कर दिया है। ओके, क्योंकि कंटीजेंट लाइबिलिटीज हम लोगों ने पढ़ चुका है दूसरे IGS में, तो उन कुछ चीज़ों को जिसके लिए सेपरेट IGS है उसको वो एक्सक्लूड कर दिया है IGS 10 से। फाइन, गारंटीज एंड अदर कंटीजेंट लाइबिलिटीज, नॉन बाइंडिंग एश्योरेंस को वो क्या किया, इट विल नॉट इंक्लूड। ओके, ये क्या किया, इसको इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ डेफिनेशंस दी है, अकाउंटिंग अथॉरिटी, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कंसोलिडेटेड फंड, ये सब तो आपने पढ़ा हुआ है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया अच्छे से पढ़ा हुआ है। ओनली 2-3 थिंग्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है जो कि आप थ्योरी में लिख सकते हैं, दैट इज़ द पब्लिक डेप्ट। ओके, इट इंक्लूड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेप्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी विथ लेजिस्लेचर एज एप्लीकेबल। एंड अदर ऑब्लिगेशन में क्या दिया, देखिए जैसे मैंने बताया था, इट रेफर्स टू द नेट आउटकम ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट ट्रांजेक्शन अराइजिंग इन द पब्लिक अकाउंट। ओके, इट डजेंट इंक्लूड ट्रांजेक्शन कैटेगराइज्ड एज रेमिटेंस, सस्पेंड एंड मिसलेनियस एंड कैश बैलेंस। ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी कोई डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन। ओके, मतलब कि गवर्नमेंट जो भी डेप्ट दे रहा है, ओके, इंटरनल डेप्ट हो, एक्सटर्नल डेप्ट हो या फिर अदर ऑब्लिगेशन हो, उसको फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड तो करेगा अपने स्टेटमेंट्स में, लेकिन कौन से वैल्यू पे वो मेज़र करेगा वो चीज़ दिया है। देखो एक्चुअली फेस वैल्यू पे करेगा। ओके, द पब्लिक डेप्ट एंड अदर ऑब्लिगेशन इनकर्ड बाय गवर्नमेंट शैल बी अकाउंटेड एंड रिपोर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फेस वैल्यू। ओके, किस पे करेगा, फेस वैल्यू पे करेगा। फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग एक्सटर्नल डेप्ट, चेंजेस इन द बैलेंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड अराइजिंग फ्रॉम वेरिएशन इन द रेट ऑफ एक्सचेंज शैल ऑल्सो बी रिपोर्टेड। ओके,
एक्सटर्नल देखो, इंटरनल डेप्ट और जो गवर्नमेंट का अदर ऑब्लिगेशन है वो विद इन द कंट्री है, फाइन, तो क्या करेगा, फेस वैल्यू पे दिखा दिया। लेकिन जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो मैंने बताया था ना कि वो क्या, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फॉरेन गवर्नमेंट से जो लोन लेगा दैट इज इट्स एक्सटर्नल डेप्ट। तो एक्सटर्नल डेप्ट को रिपोर्ट करने के लिए वो क्या करेगा, बैलेंस शीट डेट पे एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, हम लोग क्लोजिंग डेट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से जो फ्लक्चुएशंस आएगा, ओके, वेरिएशन इन द रेट ऑफ एक्सचेंज, जो वेरिएशन आया उसको भी हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा एक्सटर्नल डेप्ट के लिए, फाइन। इंटरनल डेप्ट को क्या करेगा, फेस वैल्यू पे करेगा, एंड जो एक्सटर्नल डेप्ट है उसको क्या करेगा, रेट ऑफ एक्सचेंज का जो वेरिएशन है दैट मस्ट बी रिपोर्टेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर हुआ ये चीज़। उसके बाद आइए डिस्क्लोजर पे। देखो, इसको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ। IGS 10 में हम लोगों ने क्या क्या देखा, पब्लिक डेप्ट एंड अदर ऑब्लिगेशन। पब्लिक डेप्ट में क्या है, इंटरनल डेप्ट एंड एक्सटर्नल डेप्ट। क्लियर है, ये चीज़ तो क्लियर है। सो क्या बोला आपको, इंटरनल डेप्ट, एक्सटर्नल डेप्ट एंड पब्लिक डेप्ट तीनों को अलग अलग कर दो। सो ओपनिंग बैलेंस, एडिशन कितना है, क्लोजिंग कितना हुआ, एंड नेट चेंजेस इन रूपी टर्म्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको इंटरनल डेप्ट के लिए दिखाना है, आपको एक्सटर्नल डेप्ट के लिए दिखाना है, एंड आपको अदर ऑब्लिगेशन के लिए दिखाना है। ओके, ये तीन को वो बोला, तीनों पॉइंट पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, फाइन। ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस एंड नेट चेंज इन रूपी टर्म विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल डेप्ट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल डेप्ट एंड विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्लिगेशन। ठीक है, क्लियर है। तो कॉमन पॉइंट्स है, लेकिन इंटरनल डेप्ट, एक्सटर्नल डेप्ट एंड अदर ऑब्लिगेशन तीनों के लिए अलग अलग दिया है। एक पॉइंट समझ आया। फर्स्ट पॉइंट में आपको बोला डेप्ट के बारे में, सेकेंड पैराग्राफ में आपको बोला है इंटरेस्ट के बारे में। क्या बोला, गवर्नमेंट अगर लोन ले रहा है दैट मीन्स वो इंटरेस्ट पे कर रहा होगा, तो कितना इंटरेस्ट वो पे किया है वो हमको डिस्क्लोज करनी है। इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेप्ट, स्मॉल सेविंग प्रोविडेंट फंड, ये क्या होता है, इंटरनल डेप्ट, ओके, एंड रिजर्व फंड्स एंड अदर ऑब्लिगेशन, कितना इंटरेस्ट पे किया वो दिखाना है। सेकेंड थिंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन टू स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कमर्शियल अंडरटेकिंग, PSU अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग रेलवे, पोस्ट एंड टेली। अब बोलोगे मैम इंटरेस्ट रिसीव क्यों आया, ये तो गवर्नमेंट लोन ले रहा है तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करनी है, इंटरेस्ट रिसीव कहाँ से है, मैंने क्या बोला, इंटरनल डेप्ट क्या होता है गाइस, अगर गवर्नमेंट को लोन दे रहा है दैट इज ऑल्सो इंटरनल डेप्ट। अगर यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को, यूटी लेजिस्लेचर को अगर दे रहा है लोन दैट इज, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का इंटरनल डेप्ट हुआ। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया, तो इंटरनल डेप्ट से इनकम होता है रिवर्सल केस में, फाइन। तो उस केसेस में कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो भी गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करनी है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन अदर लोन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश बैलेंस एंड फॉर अदर आइटम, अगर कुछ और इंटरेस्ट का इनकम हुआ है वो भी गवर्नमेंट को दिखानी है। तो फर्स्ट पैरा में आपको 3 पॉइंट में बोला कितना पब्लिक डेप्ट है, ओपनिंग, क्लोजिंग, कितना एडिशन हुआ, डिस्चार्ज हुआ, एंड नेट बैलेंस ऑन रूपी टर्म्स। ठीक है, इंटरनल डेप्ट का भी, एक्सटर्नल डेप्ट का भी, एंड अदर ऑब्लिगेशन का भी। एंड सेकंड पैरा में आपको 3 पॉइंट में बोला इंटरेस्ट पेड के बारे में, इंटरेस्ट रिसिप्ट के बारे में, एंड इंटरेस्ट फ्रॉम अदर लोन्स एंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश बैलेंस एंड अदर आइटम्स के बारे में बोला गया। ओके, तो डेप्ट एंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्क्लोज करना है मोटा मोटी गवर्नमेंट को, फाइन। इसके बाद बोला देखो, एक्सटर्नल डेप्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सोर्स इंडिकेटिंग द करेंसी ऑफ द ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट ऑफ फेस वैल्यू शैल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ both the currency of agreement and Indian rupees. It should also disclose the outstanding in terms of exchange rate prevailing at the end of the accounting period. ठीक है, इंटरनल डेप्ट एंड अदर ऑब्लिगेशन के तो पहले ही बोल दिया फेस वैल्यू पे होगा। एक्सटर्नल डेप्ट के लिए बोला था कि क्लोजिंग डेट पे जो एक्सचेंज रेट वेरिएशन है उसके लिए जो वैल्यू में चेंजेस आई है वो डिस्क्लोज करनी है। बोल दिया कि फेस वैल्यू पे एक्सटर्नल डेप्ट को भी देना है बोथ इन इंडियन करेंसी एज वेल एज जो होस्ट कंट्री होगा, जो फॉरेन कंट्री होगा उस कंट्री का करेंसी में, दोनों के में फेस वैल्यू भी डिस्क्लोज करनी है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड के टाइम पे जो रेट प्रिवेल कर रहा है वो भी हमको डिस्क्लोज करनी है, फाइन। एक्सटर्नल डेप्ट के वैल्यूएशन एंड मेजरमेंट के लिए यहाँ पे लास्ट में वो दिया है, फाइन। एंड व्हाट इज द इफेक्टिव डेट, इफेक्टिव डेट इन IGES become effective for the financial statement from 1st April of the year after the notification of the standard by the government। IGS 10 कब से एप्लीकेबल हुआ था वो चीज़ यहाँ पे दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है, फाइन। तो मोटा मोटी आपको IGS 10 समझ में आएगा। इस छोटा सा टॉपिक है एंड कुछ नहीं दिया है, ओनली दिया है कि कंसोलिडेटेड फंड की सिक्योरिटी के बेसिस पे गवर्नमेंट जो है लोन ले सकता है। ओके, अगर कैश का शॉर्टेज होता है तो ये लोग लोन लेते हैं, पब्लिक डेप्ट होता है, अदर ऑब्लिगेशन होता है। ऑब्जेक्टिव होता है कि उसके लिए एक प्रिंसिपल फॉर्म किया जाए सो दैट हम उसको आइडेंटिफाई कर सके, प्रॉपर मेजरमेंट हो सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसपेरेंट हो सके। स्कोप क्या है,
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी विथ लेजिस्लेचर सबको एप्लीकेबल करेंगे अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अपने रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एंड प्रॉपरली स्टेक होल्डर्स को ट्रांसपेरेंटली सारी चीज़ें डिस्क्लोजर हो। एंड IGS 1 में जो कवर्ड होता है वो यहाँ पे कवर्ड नहीं होगा, दैट इज़ द स्कोप। एंड उसके बाद आपको दिया गया था मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन, जो कि फेस वैल्यू पे होगा। एंड एक्सटर्नल डेप्ट के लिए हम लोग एक्सचेंज रेट वेरिएशन देखेंगे। एंड लास्ट में डिस्क्लोजर में बोला, पहले पैराग्राफ में बोला डेप्ट के रिगार्डिंग, एंड उसके बाद बोला इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। क्लियर है, छोटा सा टॉपिक है, याद हो जाएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है IGS 10, स्टिल यू कांट स्किप एनीथिंग फॉर द एग्जाम। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद जो है IGFRS जो है, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।